नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। कल मिड डे मुद्दा में हमने आरएसएस के कुकर्मों की गाथा आपके सामने रखी थी और ये कुकर्मों की गाथा ये हमारे मन से निकली हुई मनगढ़ंत बातें नहीं थी कि संजय जैसे आंख बंद करके महाभारत की युद्ध भूमि का हम हाल बता रहे हैं। 15 पन्नों की चिट्ठी थी जिसमें ऐसे कुकर्म थे कि ये संगठन इस संगठन का नाम तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं लिया जाना चाहिए। खैर, 24 घंटे बीते, मजबूरी ही सही वो खबर आज देश भर में छप गई। आज प्रियंका गांधी से लेकर के कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता एक्टिव हो गए। अब खबर थोड़ा इससे अलग आते हैं। संघ पर बैन लगाने की तैयारी, भाजपाइयों में हड़कंप है। बहुत सारी ऐसी बाइटें हैं जिसमें बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं और मोदी साहब भी फंस गए हैं। कैसे फंसे हैं वो हम शुरू क्लियर कर देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि खाली ये वैसे ही लिख दिया, क्या लेना देना मोदी साहब से। अरे मोदी जी तो अपने आप को बताते हैं कि उसी संघ से निकले हुए हैं। वो जो है बड़नगर से लेकर के और दिल्ली तक का सफर संघ के साथ तय किया है। चुनाव जीतना भी तो है। अब नड्डा के हिसाब से संघ की उपयोगिता खत्म हो सकती है, लेकिन मोदी को पता है संघ की उपयोगिता, तभी 15 अगस्त को मोदी 3.0 में भी संघम शरणम गच्छामि करना पड़ा था। तो क्या करेंगे? संघ की जांच करवाएंगे क्या? क्योंकि प्रियंका तो अब जांच की मांग पे अड़ गई हैं कि जांच होनी चाहिए। संघ की जांच होगी तो फिर कितने कुकर्म निकलेंगे, कितने नाम सामने आएंगे, कौन एनएम है ये भी पता चल जाएगा। तो चारों तरफ से संकट है, बैन से लेकर के और सामाजिक बहिष्कार तक। मैं तो राजनीतिक और कानूनी प्रतिबंध की बात नहीं करता हूं, सामाजिक बहिष्कार। संकट बहुत सारा है, तो भाव को ले आइए, जरा संकट की पड़ताल की जाए। स्वागत है भाव। जब खबरें बस आपको थोड़ी सी दिखा दें और फिर सीधे आपके पास लाइए भैया। क्या कर्नाटक में हो रही आरएसएस को बैन करने की तैयारी, सीएम सिद्धरमैया ने दिए निर्देश। चलिए नेक्स्ट लाइए। सरकारी जमीनों पर आरएसएस की शाखाएं, कर्नाटक में बैन लगाने पर विचार। ये ताजा खबर है जो ये बता रहे हैं। इसमें कल वाली खबर कोढ़ में खाज का काम करेगी। आरएसएस पर कर्नाटक में बैन लगाने की तैयारी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का लेटर बनी वजह। चलिए नेक्स्ट। ये आइए नेक्स्ट आइए, फटाफट आइए। ये खड़गे साहब के पुत्र प्रियांक खड़गे का लेटर है जो आपके सामने है। ये लेटर हम भी नहीं समझ पाएंगे, ये लेटर है कन्नड़ में, लेकिन इसमें जो लिखा गया है वो हम भाव बता दें। बाइट भी है प्रियांक खड़गे की, हम आपको दिखा देंगे, सुनेंगे तो हो सकता है जो हमारे कन्नड़ दर्शक हों वो समझ पाए। कन्नड़ में बाइट भी है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे सरकारी भवनों में, सरकारी स्कूलों में, सब जगहों पर इनकी शाखाएं लग रही हैं, इसको प्रतिबंधित किया जाए। जो संगठन वैधानिक रूप से रजिस्टर्ड है वो भी आजकल बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकता है। दो मुसलमान नमाज पढ़ ले सार्वजनिक स्थल पे तो मुकदमा हो जाता है। बहुत वैलिड बात है ये प्रियांक खड़गे, मैं इस मामले में तारीफ करूंगा, ताली बजाना हो बजा दे इनके लिए। और ये जहां मन होता है वहीं झंडा गाड़ करके शाखा शुरू कर देते हैं। ऐसा मतलब ये सत्ता है तो क्या देश पूरा रजिस्ट्री कर लिए, बैनामा करवा लिए? ये चिट्ठी उसकी, उसका जो है सबूत है। आगे दोनों पार्ट दिखा देते हैं तभी आते हैं चर्चा पे। अगला लाइए भैया, फटाफट लाइए, खबर ले आइए, खबर ही ले आइए। बाइट तो कन्नड़ में है वो। हाँ चलिए प्ले कर दीजिए, लाए हैं तो प्ले कर दीजिए, प्ले ही कर दीजिए। चलिए, अगर कन्नड़ दर्शक होंगे तो थोड़ा तो समझेंगे। ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೌ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇವರೇ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತತ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ BJP ನಾಯಕರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ? ಇವರು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 55 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಟು
चलिए, भाव तो समझ में आ गया, कन्नड़ में भी थोड़ा-थोड़ा। सरकारी स्कूल, कॉलेज सब आ गया। अगली खबर इसमें लगाइए जरा, जोड़िए, कल वाली खबर को लाइए, फटाफट लाइए। आरएसएस शिविरों में लड़कों का यौन शोषण। जो युवक आईटी प्रोफेशनल अब नहीं रहा, उसके नोट से मचे हड़कंप पर बोली प्रियंका, यह सच तो बेहद डरावना है। प्रियंका गांधी का ट्वीट दिखा दीजिए। The RSS must allow these allegations to be investigated fully. In his message, जो उन्होंने अपने लास्ट मैसेज में लिखा, Anandu Aji alleged that he was abused again and again by multiple members of the RSS. He clearly stated that he was not the only victim and rampant abuse is taking place in आरएसएस कैंप्स। इफ ट्रू, मतलब ये यूजुअल है, यूजुअल ये है। इफ ट्रू देन दिस इज हॉरिफाइंग। lakhs of young children and teenagers attend these camps all over India. The leadership of the RSS must take immediate action. They must come clean. Abuse of boys in a scourge as widespread as that of girls. The code of silence around these unspeakably heinous crimes has to be broken. ये हॉरिबल बताया है कि अगर कैंप्स में बच्चों के साथ उनका शोषण हो रहा है, यौन शोषण, तो ये हॉरिबल है, क्योंकि हजारों की लाखों की संख्या में देश भर में ये अलग अलग शाखाओं में बच्चों को, और खासकर संघ के इतने स्कूल हैं, वो विद्या भारती, उसके जरिए वो बच्चे रहते हैं, वहां के संपर्क में जो लोग हैं, अभिभावक हैं, तमाम आते हैं शाखाओं में, वो एक ध्वजा गड़ती है और शाखा चालू हो जाता है। खैर, पहले पार्ट पे आते हैं, बैन पे। भाऊ, ये बैन वाला पूरा पूरा का पूरा पूरी खबर ही एक बार पहले फैक्ट्स के साथ दर्शकों के सामने क्लियर एक बार हो जाए, फिर इसके एनालिसिस वाले पार्ट पे। देखिए आशीष, सवाल ये है कि संघ पे पहले भी गांधी हत्या के बाद भी संघ पे बैन लग चुका है। बात ऐसी नहीं, संघ की विचारधारा कोई बदली नहीं है। बंच ऑफ थॉट्स में क्या कहते हैं संघ के संघ चालक पूर्व, वही वर्तमान में आपको उसके रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं समाज में। मैं बार बार कहता हूं कि डबल इंजन की सरकारें जहां है, वहां संविधान की शपथ लेके सरकारें बनी है, लेकिन लागू मनुस्मृति हो रही है। चाहे दलितों का उत्पीड़न हो, चाहे महिलाओं की इज्जत का सवाल हो। ये जो संघ पे आरोप लगे, ये आरोप दबी जुबान में बहुत पहले से लगते थे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि ये खबर सबसे पहले यदि वीडियो पे कहीं आई होगी तो ये आप ले आए, क्योंकि सबसे पहले ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी। इंडियन एक्सप्रेस में छपने के बाद ही खबर घूम रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस खबर को पेश भी करे कि नहीं करे। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों के पास ये खबरें नहीं थी, लेकिन सबसे पहले आपने ये हिम्मत दिखाई और आपने ये पूरा कच्चा चिट्ठा जो आनंदू अजी था, इसने जो अपनी जीवन समाप्त किया, तो ये मैं कहता हूँ उसने देश के कई बच्चों का जीवन बचाने के लिए अपनी शहादत दी। उसको सबसे पहले आपने बाहर लाया, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद भी, आपके वीडियो के बाद ही कल 24 घंटे में पूरे देश में आग लग गई, क्योंकि फिर लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस, कई लोगों ने मुझे कहा कि हमने इंडियन एक्सप्रेस छोड़िए, हम तो इंस्टाग्राम पे गए। इंस्टाग्राम पे जाके पूना में मेरे एक मित्र है, उनने कहा कि आपका प्रोग्राम रखने के बाद मैं सन्न हो गया, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा अशोक जी, ना मुझे आप पे भी और चित्रांश पे भी और इंडियन एक्सप्रेस पे भी डाउट आ रहा था। फिर आखिर में इंस्टाग्राम गया, और इंस्टाग्राम में जब मैंने 15 पन्ने की चिट्ठी पढ़ी तो मैं रात भर सो नहीं पाया। मैंने उन असंख्य संघ के सिंपैथी रखने वाले लोगों को फिर मैंने वो इंस्टाग्राम ही का लिंक भेजा। हमने कहा छोड़ दीजिए अशोक वानखड़े चित्रांश क्या कहते हैं, छोड़ दीजिए बाकी लोग क्या कहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस क्या कहते हैं। अरे वो 25 साल का युवक जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, वो क्या कह रहा है पढ़ो फर्स्ट हैंड, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोले विचलित हुआ है, बोले हमारे गांव में हमारे एक पुश्तैनी स्कूल चलता है, हमारे पिताजी, उनके पिताजी एमएलए हुआ करते थे पुराने जमाने का, ये तो अभी मॉडर्न जमाने में है, नेतागिरी से दूर है। तो इन्होंने कहा कि मुझे
मतलब डर लगने लगता है कि ये मेरे स्कूल के बच्चे यदि संघ की शाखा में जाएंगे तो कैसा होगा, इन बच्चों का क्या होगा। दूसरी बात, जो बच्चे जा रहे हैं अभी संघ में, उनके ऊपर एक सोशल स्टिग्मा हो गया। उनके हाँ। साथ नहीं भी हो गया होगा तो लोग उस दृष्टि से देखेंगे कि तुम भी तो नहीं जा रहे, तुम्हारा भी तो शोषण नहीं हो रहा है। और प्रियंका गांधी जी ने जो कहा है अपने ट्वीट में, संघ हैज टू कम क्लीन। अच्छा होता संघ सबसे पहले इसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर देता कि ये संघ पे आरोप लगे हैं, मरने वाला युवक संघ से जुड़ा हुआ था, पूरी एक कमेटी बनी है और वो जाके इन्वेस्टिगेट करे। कम से कम ये तो लगता कि संघ हैज वांट टू कम क्लीन। यह संघ चुप्पी साधे हुए हैं। तो फिर इतने इनों का भविष्य क्या। ये जो खरगे के बेटे ने पत्र लिखा है, ये पत्र तो मुझे बाद में पता पड़ा, ये तो मुझे कल रात देर रात को 12-1 बजे उसका फोन आया कि मैंने अभी ये इंस्टाग्राम पे पढ़ा है। अब मुझे नहीं पता मैं रात को सो पाऊंगा कि नहीं सो पाऊंगा। उस आनंदू का चेहरा मेरे सामने आता है। मेरा भी बेटा 25 साल का है भाई, उसके माता पिता का अकेला बेटा, वो सोचो उनके घर में क्या गुजरी होगी। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको इस बारे में, तब उसने कहा कि हमारा गांव में स्कूल चलता है। मैं सिहर गया। और फिर मैंने अपने प्रिंसिपल को ही रात को ही फोन किया कि जरा देखना, कल अपने यहाँ से कोई स्कूल से कोई शाखा वाखा में नहीं जाते क्या, जाते होंगे तो बता दीजिए उनको, जरा बच्चों को काउंसलिंग करिए, कॉन्फ्रेंस में लेके पूछिए क्या हो रहा है उनके साथ। तो खरगे के बेटे ने जो चिट्ठी लिखी है कि स्कूलों में कॉलेजेस में आपकी शाखाएं लगती भैया, ये क्या जो उसने बोला कि ये अय्याशी का टूल बना के रखा था मुझे, तो ये क्या रिक्रूटमेंट सेंटर्स खुले हैं क्या अय्याशी के टूल्स के लिए। सवाल वो है, उन्होंने कोई अलग चीज नहीं मांगी। और चाइल्ड एब्यूज ये सबसे बड़ा एब्यूज माना जाता है भाई, हाँ, बच्चों को 3-3, 4-4 साल के बच्चों के साथ, बच्चों को। और एक नहीं, उसने कहा कितने लोग कैंप में आते थे जाते थे, पता ही नहीं पड़ता था हमको, नाम भी नहीं जानते थे वो लोग, हमारे साथ ये गंदा काम करते थे। लेकिन ये कर्नाटक में बैन वाला मामला भाऊ, ये देखिए कर्नाटक में बैन वाला मामला और महत्वपूर्ण है। इसमें मैं एक बार बिल्कुल। आपको और स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, जो हाँ, जो अभी हुआ हाँ, है, जरा दिखा हाँ दीजिए भैया। बिल्कुल। वो पार्ट एक बार दर्शक भी समझ ले क्या हुआ है। जो हमने चिट्ठी दिखाई, वो चिट्ठी प्रियांक खड़गे, मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में, मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं, इन्होंने चिट्ठी लिखी। इनकी चिट्ठी का बहुत स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग में महाराष्ट्र में संजय राउत का बयान सुना, दिल्ली में कुछ नेताओं के, जो भी इंडिया अलायंस के हैं, कम से कम इतना हिम्मत तो किया। यहाँ पर क्या है कि आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का विचार जो चल रहा है, इस आधार पर कि यह संगठन संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध काम कर रहा है और इसके कार्यकर्ता बच्चों और युवाओं में अशांति फैला रहे हैं, जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा है। ये बात लिखा उन्होंने। सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं, सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे के एक पत्र के बाद मामले की जांच करके उचित कार्रवाई करने को कहा है। इस विषय पर मंत्री के पत्र पर विपक्षी भाजपा ने विरोध जताया है और इसे कांग्रेस द्वारा शासन के पतन से जनता का ध्यान हटाने और मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर चल रहे आंतरिक संघर्ष को छिपाने का प्रयास बताया है। कर्नाटक के आईटी मंत्री ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री से सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों, सार्वजनिक पार्कों, खेल के मैदानों, सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों और पुरातात्विक स्थलों पर आरएसएस की शाखाओं और बैठक सहित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह संगठन अपनी गतिविधियों के माध्यम से नफरत के बीज बो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस कार्यकर्ता बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर अपनी लाठियां दिखा रहे हैं। ये बात जो है ये बड़ा लॉजिकल है। मुझे लगता है कि शायद इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन पत्रकार बिल्कुल। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पत्रकारों को लगता है, पत्रकार तो आजकल वैसे भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 2-4 लोगों को छोड़ करके। तो वो चर्चा करनी चाहिए कि आखिर इस देश में जहां पर धार्मिक अपनी मान्यताओं, मतलब अपने रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए संविधान ने आजादी दे रखी है,
वहां पर नमाज पढ़ने पर FIR की खबरें आती हैं कि नमाज पढ़ लिया। कॉलेज के कैंपस में मेरठ में नमाज पढ़ा था बच्चों ने, भाऊ उठा थाने में बिठा दिया गया था सबको। FIR अभी भी मुकदमा लड़ रहे हैं बच्चे मेरठ की यूनिवर्सिटी में, ग्राउंड में। कॉलेज में अब नहीं, रेलवे स्टेशन में पहले था कि कहीं भी तौलिया बिछा के नमाज पढ़ लेता है मुस्लिम, उसका टाइम है, पढ़ लिया भाई, अपना रिलीजियस प्रैक्टिस है उसका। अब वो सब कुछ इस देश में नियंत्रित किया जा रहा है और कहा जाता है अब को टाइट कर दिया गया है। उस देश में एक ऐसी संस्था, कल भी कहे थे, जिस संस्था की वैधानिकता ही सवालिया उसमें है, घेरे में है, वो कैसे हमारे देश में सरवाइव कर रहा है और कैसे है। वो कहीं भी मन होगा लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे, पथ संचलन करने लगेंगे कहीं भी। क्या देश किसका है? बाबूजी का। कैसे प्रतिबंध तो लगता है पूरे देश में लगना चाहिए। बहुत बड़ा रास्ता खोल रहे हैं प्रियंक खड़गे भाऊ। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है आशीष, देखिए ये अपने आप को सांस्कृतिक गतिविधि कहते हैं। हाँ, तो उनके सांस्कृतिक गतिविधियों में क्या लट कहां से आ गया? हाँ, इसके पहले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को यदि आप डिटेल में पढ़ेंगे तो रामदास स्वामी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कई लोग तैयार किए। वो अखाड़े चलाते थे, लेकिन रामदास स्वामी के लट लेके घूमते थे कतई नहीं मैंने देखा। रामदास स्वामी जिनको गुरु मानते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत आदर करते थे, तो वो रामदास स्वामी ने हर जगह गांव-गांव में अखाड़े बनवाए, लोगों से कसरत करवाई, लोगों अपना अच्छे शरीर सृष्टि वाले लोग युवा तैयार किए ताकि छत्रपति जी के फौज में चले जाइए और आप देश के लिए लड़िए। लेकिन उन्होंने लट लेके संचालन नहीं किया कभी। आपको यदि लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण देना है तो उसमें लट कहां से आ गया भाई? और आपको यदि उद्बोधन देना है तो इस देश का इतिहास बहुत सारा है, सिर्फ हिंदुओं का इतिहास नहीं है। आप वहां क्या पढ़ाते हैं? आप संविधान पढ़ाते हैं, आप वहां नफरत फैलाते हैं, आप वहां शारीरिक शोषण करते हैं। और शारीरिक शोषण वाली बात हम नहीं कह रहे, एक युवा कह रहा है जो आपकी पूरी जिंदगी दे चुका है। बचपन से उसने अपना पूरा यूथ दिया है, 25 साल तक शोषित रहा है वो। उसके बाद आप ही के जो स्वयं सेवक थे, जो मंत्री बने, उनको वो आदत तब भी नहीं छूटी। MP वाले राघव तो जी। कई देखिए बातें तो कई होती है आशीष, कई चीजें हैं, हम यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं करते कि हमारे पास प्रूफ नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन कई बीजेपी के नेता जो संघ के प्रति नफरत रखते हैं, क्या उसका कारण भी तो उनका बचपन नहीं है? सवाल है। संघ से निकला हुआ आदमी बीजेपी में आने के बाद संघ से क्यों नफरत करने लगता है? निजी वक्तव्य में क्यों कहते हैं? क्या वहां शारीरिक शोषण होता था उनका, इसलिए नफरत हो रही है? ऐसे कुछ सवाल आते हैं मेरे मन में। लेकिन मेरा शारीरिक शोषण हुआ ये कहने की हिम्मत किसी में नहीं है आज के देश में। कौन अपनी बेइज्जती करवाएगा? और जिस लड़के ने ये खुल के कहा, उसने तब भी कहा जब उसने जीवन लीला समाप्त कर दी अपनी और पोस्ट कर दिया। वो भी नहीं जीना चाहता था इस विद्रूप चेहरे से, इस संघ ने उसके साथ क्या किया। तो ऐसे में यदि आपका कैरेक्टर ये सिद्ध हो रहा है, आपकी बात ये सिद्ध हो रही है, आपके यहां से निकलने वाले लोग दो मतलब भगा दो, काट दो, मार दो, गोली मार दो सालों वाली बात करते हैं। यदि आप ही के शिष्य लोग चड्डी उतार के ढाबे में चेक करते हैं, लोगों के घर में घुस के फ्री चेक किया जाता है क्या खाता क्या नहीं खाता, जब ये सारी बातें हो रही तो फिर आपको सार्वजनिक आप लगाइए ना अपनी शाखा, अपने कंट्रोल्ड आपके कैंपस में लगाइए। हाँ, हाँ, हाँ।
नहीं, मेरा सवाल गार्डन यही घूमने के लिए होता है, शाखा लगाने के लिए थोड़ी। भाई यदि यदि शाखा लग सकती है सुबह गार्डन में, तो शाम को भाई नमाज भी पढ़ी जा सकती है, उसमें क्या है, हाँ, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, होली मिलन अभी अभी मैं 2 महीने पहले की बात है, आपकी जानकारी में एक भंडारा हमने किया था। भंडारा किया, हाँ तो उस भंडारे के लिए हमें नहीं पता था। हम लोग तो अपने शहर में, छोटे शहर है, हम लोग छोटे कस्बे शहर के लोग हैं, वहां भंडारा कर लिया करते हैं, कोई भी होता है तो अपना घर के सामने भंडारा कर लिया। पता चला कि नोएडा में कि इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, भंडारे के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। हम ऐसा भी नहीं था कि हम वहां पे मतलब हम कुछ सनातन, हम तो अगर भाई संघ और भाजपा वाले माने ना माने, अगर एक आध मेडल वेडल देते हो तो हमको भी दे देना चाहिए। भंडारा करवाता है आशीष चित्रांशी, इसका मतलब ये जो है हिंदू विरोधी नहीं है, है? एक आध मेडल वेडल होते हैं, हालांकि इनका मेडल नहीं चाहिए, लेकिन उस भंडारे की परमिशन लेनी पड़ती है। मेरा सवाल है एकदम बड़ा क्लियर, इसमें अगर संघ के लोगों को बुरा लगे तो भाई लगे, फिर मुबारक हो। ये कहीं पर भी, मैं फिर कह रहा हूं, कहीं भी डंडा लेकर के लेफ्ट राइट चालू हो जाते हैं, क्योंकि डबल इंजन सरकार है। अपराध नहीं रोक पा रही पुलिस, एनसीआरबी के आंकड़ों में मतलब बादल फाड़ रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल पुलिस बिल्कुल। अब 50 संघी डंडा लेके चलते हैं, और 250 पुलिस वाले उनकी सिक्योरिटी करते हैं। और मोहन भागवत कहते हैं कि हम 24 घंटे में हमारे अरे बाबा, स्वयंसेवक बॉर्डर पे चले वो जाएंगे। छोड़ो, हाँ। अरे वो छोड़ो, जिस नागपुर में स्वयंसेवक संघ का हेडक्वार्टर है, हम्म। उसी नागपुर का क्राइम रेट देखो क्या है। हम्म। वहां क्राइम रुकता है क्या? आपको एक फेमस केस होगा, उस पर एक बार फिल्म भी बनी है आशीष, हम्म। कि कोर्ट में, चलते कोर्ट में 150 महिलाओं ने एक व्यभिचारी पे कोर्ट के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने हम्म। हल्ला करके काट दिया उसको टुकड़ों में, हम्म। क्योंकि वो ऐसा गुंड था, वो चाहे उसकी इज्जत लूटता था। हम्म। पुलिस अरेस्ट भी करती थी तो कोई प्रूफ नहीं होता था, और उसको जमानत मिल जाती थी, फिर आता था, फिर व्यभिचार करता था, फिर मतलब पूरे पूरे क्षेत्र में टेरर हो गया था। हम्म। महिलाओं ने सोचा कि ये न्यायपालिका और पुलिस के भरोसे नहीं रह सकते, उन्होंने खुद ही न्याय किया, लेकिन फिर इसको मारेंगे कैसे, ये तो पुलिस कस्टडी में रहता है। हम्म। तो कोर्ट में तो जज साहब के सामने खुला होगा, हम्म। महिलाएं जेल पहुंच, कोर्ट में पहुंच गई, और जब उसको पेशी के लिए खड़ा किया गया, एकाएक 150 महिलाओं ने हमला बोल दिया, पुलिस वाले भग लिए, और महिलाओं ने मारा कैसे? ये जो प्याज काटने वाली घर में जो छुरी होती है, हम्म। सब्जी काटने वाली छुरी होती है, बेलन होते हैं, ये लेके गए थे, और इससे उसके टुकड़े किए, तो आप समझ लेना कितना क्रोध होगा। ये मैं नागपुर की घटना बताता हूं, ऐतिहासिक घटना हुई थी, हम्म। ये नागपुर में घटना हुई, हेडक्वार्टर के नाक के सामने। क्यों नहीं, इनको इनको तो मुझे लगता है इनकी शाखाएं बॉर्डर पे लगा दो ना, जहाँ शेलिंग होता है, हाँ, बफर जोन में करवाते जा, हैं, बफर जोन में हाँ लगाओ। बफर जोन में करवा दो, वहां लगवा दो शाखाएं। शाखा लगने के खिलाफ नहीं हूं मैं, फिर सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। एग्जैक्टली। संविधान, संविधान आपको भंडारा करने के लिए परमिशन मांगता है, हम्म। संविधान आपको भजन करने के लिए परमिशन मांगता है, हम्म। संविधान आपको कथा करने के लिए परमिशन मांगता है, संविधान आपको नमाज नहीं पढ़ने देता, फिर शाखा ही कैसे लगाने देता है उस संगठन की जो रजिस्टर ही नहीं है, रिकॉर्ड पे है ही नहीं संगठन। हम्म। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये एक शब्द है, शब्दों का समूह है। लीगली इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कानूनन ये क्या है? ना रजिस्टर्ड है, ना कुछ है, एक झुंड है। वो झुंड भी रहने में मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये झुंड यदि शोषण करता हो, जहर फैलाता हो, दूसरों को साथ में मिलने नहीं देता हो, आप झुंड में रहिए, और 4 लोग इकट्ठा हो गए तो आपको लगता है कि पाकिस्तान बना रहा है, पाकिस्तान बना लो। तुरंत पाकिस्तान हो जाता है।
उसने लिख दिया ना उस आईटी प्रोफेशनल ने कि अगर आपका पिता है, बेटा है, भाई है, मतलब अगर क्या वो भी नफरत, संघ का मतलब है क्या तो दूर तो हो जाओ, इतना उसने जहर है। उसने उसने मतलब कितने नजदीकी लोगों ने उसका शोषण किया होगा आशीष, कि वो बोलता है पिता, भाई और बेटा, इनसे भी दूर रहो यदि संघ से जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि ये भी आप पे हाथ डाल सकते हैं, इनसे भी इनमें आपके जहर बच्चे भरा हुआ है ना। सुरक्षित नहीं है। मतलब किसी का बाप यदि संघ की शाखा में जाता होगा तो उसका अपना बेटा सुरक्षित नहीं है, छोटा बेटा घर में, पता पड़ा दादाजी पोते को निपटा दिए। तो संघ को, जैसा प्रियंका गांधी ने कहा था, शुड कम क्लीन ऑन दैट, लेकिन सबको साफ साफ सूंघा हुआ है। बार बार ये बोल रहे हैं कि ये अपना पतन, अपनी लड़ाई लड़ाने के लिए संघ को बैन करने की बात होती है, लेकिन संघ को जिस पत्र के ऊपर बैन करने की बात हो रही है उस पत्र का जिक्र कोई बीजेपी वाला नहीं कर रहा है। आनंदो अली का जिक्र, उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है। आपने इनकी रिएक्शन देखी होगी। अभी रिएक्शन सुनवाई देते हैं, खत्म तभी आपका हाँ, फाइनल कमेंट देंगे। जरा लाइए भैया, जरा सुनवाइए। ये भाजपा के एक तो रवि हैं, बड़े तेजस्वी नेता हैं। हाँ, चलाइए। केवल आरएसएस को पसंद नहीं करता है, इतना नहीं है, देश हित को भी पसंद नहीं करता है। आरएसएस देश हित के लिए काम कर रहा है, उसके वजह से पसंद नहीं करता है कांग्रेस। ये पहले लेटर है क्या? उसके पहले बहुत लोग कोशिश किया संघ को रोकने के लिए। रोक सकता है क्या? रोक सकता नहीं। क्यों? अपना प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति सभी आरएसएस के स्वयंसेवक है। आज रुकने का ताकत कांग्रेसियों के पास है ही नहीं, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं, आगे भी नहीं होंगे। लिखा है ना कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, किसके बारे में लिखा है? हटा दो, करप्शन डबल हो गया है। हटाओ। ये बहुत सही बात कहे कि सब स्वयं संघ का स्वयं सेवक है, पावर नहीं है, रोकने की औकात नहीं है कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप अगर कोई कहे, करप्शन सबसे अलग, तो कांग्रेस का यही पाप है कि 60 साल तक इस संस्था को पाला, उसने पलने दिया, बढ़ने दिया। आज वही है कि उतना ताकत नहीं। एक और सुनिए, ये देखिए, सब ऐसे संगठन हैं जो नाम बदल करके जीते हैं, ये संघ के नहीं है, ये हिंदू कोई रक्षक वाले हैं। सुनिए। ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ, ಮೈದಾನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನೆರೆಹಾವಳಿ ಇರಲಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಆದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆಹಾವಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ये हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता हैं। हाँ, ये ये वही कह रहा है हम्म, कि कांग्रेस ने इसको बंद करने का निषेध करता हूं मैं। और पहले बताया कांग्रेस ने कहाँ बैन करने की बात की है। उसने कहा कि जब जब आपत्ति आती है देश पर, संघ के लोग भाग के जाते हैं, चाहे फिर भूकंप हो, चाहे फिर बाढ़ हो, अरे संघ खुद आपत्ति बन के आ रहा है, उसका क्या भाई? ये सारा उसका अलंदू का लेटर का बारे में कोई क्यों नहीं जिक्र करता है? सारा प्रॉब्लम वो है। ये खरगे ने पत्र क्यों लिखा? खरगे को सपना पड़ गया क्या? सुबह उठ के सोचा कि चलो आज कुछ काम नहीं तो पत्र ही लिख ले। प्रियंक खरगे पत्र लिखने के लिए क्यों मजबूर हुआ? ये आनंदू एजी के पत्र को लेके सारा देश आंदोलित है। आप उसका जवाब दीजिए ना। आप उसका जवाब दीजिए कि आनंदू एजी क्या कह रहा है, उसने आरोप लगाए, उसका जवाब दीजिए। उसका जवाब यदि आएगा तो खरगे का तो डिमांड ही किसी काम का नहीं है। नहीं, आप जवाब वाकई जवाब देना है। आनंदू अजी पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है।
कोई नहीं, कोई नहीं। एक शब्द मैं नहीं बोल रहा है। जरा महाराष्ट्र तक ये बात पहुंच चुकी है भाऊ, महाराष्ट्र। रोहित पवार को जरा सुन लीजिए, रोहित पवार को। ये इसीलिए बौखलाहट है भाजपा में। सुनो, जो प्ले महाराष्ट्र के जो सब यूनिवर्सिटीज है, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे जो भी डीन्स है या वहाँ के जो भी प्रमुख है, वो सब आरएसएस के विचार के हैं। और जिस दिन से वो आरएसएस के विचार के लोग वहाँ पे बैठे, उस दिन से आज तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब हुआ है। ये मैं नहीं बता रहा, ये केंद्र सरकार का एक रिपोर्ट है। महाराष्ट्र के सब यूनिवर्सिटीज जो है आज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बहुत पीछे गई। इसलिए शायद खरगे भाऊ ने वहां पे बोला होगा कि आरएसएस जहां जाते हैं वहां से प्रोग्रेसिव विचार खत्म हो जाता है, रिग्रेसिव विचार आता है। और जब रिग्रेसिव विचार आता है तब वहां पे एजुकेशन को महत्व नहीं दिया जाता, महिलाओं के एजुकेशन का महत्व नहीं दिया जाता, महिला इक्वालिटी को वहां पे महत्व नहीं दिया जाता। देखो, आरएसएस अगर उस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आने के बाद वहां पे इस तरीके का काम करती है जिससे एजुकेशन खराब होता है, तो डेफिनेटली आरएसएस हो या कोई भी अलग पॉलिटिकल संस्था हो जिसका एसोसिएशन कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है, तो वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। आरएसएस की तुलना तालिबान से की जाती है, क्या आप भी मानते हैं आरएसएस की तुलना इस तरह से तालिबान से करना? क्योंकि तालिबान का कहना ऐसे होता है कट्टरपंथी, तालिबान कट्टरपंथी है, पाकिस्तान कट्टरपंथी है। कोई भी धर्म में कोई भी व्यक्ति अगर कट्टरपंथी होता है तो उसका इम्पैक्ट ये उसी धर्म के लोगों पे बहुत बड़ा होता है। इसलिए अगर मुस्लिम भी हो, हिंदू भी हो या कोई भी समाज के हो, वहां पे कट्टरपंथी विचार जब आता है तो संतों का विचार वहां पे खत्म हो जाता है। जो महान व्यक्ति है, महान पुरुष है, जैसे कि विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज है, महात्मा फुले है, उन सब के विचार वहां पे खत्म हो जाते हैं जब कट्टरपंथी आते हैं। तब तालिबान मतलब कट्टरपंथी विचार कोई भी जगह नहीं होना चाहिए, ऐसा हम सबका कहना है। बहुत जो है मेच्योरिटी भरा, मैं पहली बार सुना रोहित पवार ने बड़ा मेच्योरिटी भरा जो है जवाब दिया। भाव, फाइनल कमेंट, क्या बैन लगेगा? क्योंकि ताकत तो है नहीं कांग्रेस के पास, चुनौती दे रहे हैं कि इसकी कांग्रेस के पास इतनी ताकत नहीं, औकात नहीं कि बैन कर पाए। उन्होंने, देखिए, आप बैन की भाषा समझिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम पूर्ण रूप से बैन ही लगा देते कि इनकी कोई एक्टिविटी चलेगी नहीं। उन्होंने कहा सरकारी जमीन, पार्क, मंदिर जो सरकार के अधीन है, मंदिर भी वो सरकार के जो अधीन है, ये बात कही है स्पेसिफिकली। और स्कूल, कॉलेजेस, वो स्कूल्स जो सरकारी सहायता से चलते हैं, उन तमाम जगहों पे शाखा को जगह नहीं होनी चाहिए, संघ की एक्टिविटी नहीं चलेगी, ये उन्होंने कहा। अब जो रास्ता है, ज्यादातर पार्क और ग्राउंड ये सरकारी है। या तो किसी मैरिज गार्डन में चलाओ अपनी शाखाएं। ये जो गांव के पास, जैसा मैं मयूर विहार में रहता हूँ, तो मयूर विहार में मैं उपकार अपार्टमेंट में पास में ही एक बहुत बड़ा गार्डन है बीच में, उस गार्डन में शाखा लगती है, वो पब्लिक लेकिन प्लेस है। उसी गार्डन में मैं फिर एक सवाल मेरे मन में आ गया भाव, इसके लिए परमिशन तो लेते नहीं, उसी गार्डन में किसी दिन आप 5 मुसलमानों से नमाज पढ़वा दीजिए। अरे छोड़िए, वहां पे तो गुरुजी एक मजार भी है, उस मजार में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, सोचिए, ये हाल है, ये हाल है। तो कुल मिलाकर ये जो बैंड है, बहुत इन्होंने सोचे समझे तरीके से वो पत्र लिखा है, ऐसा नहीं। लेकिन फिर मैं आज कहता हूं, खरगे का पत्र हो, प्रियंका गांधी का ट्वीट हो, रोहित पवार का रिएक्शन हो, इस सारे का जो बेस है वो है आनंदू एजी का पत्र। उस पे कोई क्यों बीजेपी वाला या संघ वाला या हिंदुत्व वाला क्यों उस पत्र पे बात करना नहीं चाहता है? क्या चोरी पकड़ी गई इसलिए उससे दूर भागना चाहता है? सीधा सवाल। क्या ये सारा कांड पकड़ा गया इसलिए सब सदमे में है, या उसको निगलेक्ट करके वो इशू को खत्म करना चाहते हैं? इस पे ज्यादा बोलेंगे तो इशू जिंदा रहेगा, इसको निगलेक्ट ही करो। एक नई स्ट्रेटेजी है नरेंद्र मोदी जी की, ये संघियों की स्ट्रेटेजी है। मोदी जी तो भी तो शाखा से ही निकले हैं ना।
भाई उसी ने कहा, रवि ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री भी शाखा संघ स्वयंसेवक है। हाँ। तो इनकी ये है कि जिस चीज का जवाब गले पड़ेगा, जो अपनी चोरी पकड़ी गई, उधर सुनना ही नहीं, उसके बारे में जवाब ही नहीं देना। किसी ने कहा कि आपने यहाँ से चम्मच उठा के पॉकेट में रखा, आज आपके यहाँ खाना बहुत बढ़िया बना था। नहीं, वो सब ठीक है, ये चम्मच जो आपने पॉकेट में रखा, मतलब आपके यहाँ मैंने देखा भाई साहब, क्या दिल से खिलाने पे ही अच्छा खाना बनता है। मजा आ गया खाने में। अरे वो सब ठीक है, लेकिन ये चम्मच जो आपने पॉकेट में डाला उसका क्या? बोले लोगों पे ध्यान रखना पड़ता, मेरी चप्पल पिछली बार चोरी हो गई थी, लेकिन क्या है अब इतने आयोजन में तो हो जाता है। और बताइए, वो आदमी थक जाता, बोलता रहने दो यार, चम्मच इसको लेके ही जाने दो। ये इनका बहुत पुराना स्टाइल है। इनको आप जयपुर का रास्ता पूछो तो कलकत्ता का बता देते हैं। लोगों को लगता है रास्ता पूछा, रास्ता बता दिया, वानखड़ी जी फालतू चिल्ला रहे। अरे जयपुर का बोला था भाई। जब उनको पूछा गया प्रधानमंत्री जी को, न्यूयॉर्क मतलब वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉशिंगटन डीसी में जब ये पूछा गया, उनके जो मित्र है डोनाल्ड, उनके साथ, कि सुना है कि आपके यहाँ जो उद्योगपति है उसको आप मदद करते हैं, अडानी को। इसका सीधा जवाब था हाँ या ना। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक है। प्रधानमंत्री का जवाब सुनिए, सवाल पूछने वालों को भी शर्म आ रही थी। क्या कर लोगे आप? दुनिया देख रही थी कि वो जवाब देना नहीं चाहते, भाग रहे जवाब से। खैर चलिए देखते हैं, भाई ताकत है ये तो बता दिया, इसीलिए वो बयान हमने सुनवाया था, ताकत उपराष्ट्रपति एक बात मुझे प्रधानमंत्री गृहमंत्री रक्षा मंत्री सब एक बात ताकतों से। मुझे जरूर, उसकी आत्मा कहीं भी हो, आनंदुआ जी की, मुझे लगता है आशीष जी आपने सबसे पहले सोशल मीडिया पे ये वीडियो करके, कल 24 घंटे हो गए उस बात को, 24 25 26 घंटे हो गए, आपने कम से कम उसकी उस जीवन लीला जो समाप्त हुई, उसने अपना जीवन दान दे दिया किसी कॉज के लिए, उसके साथ आपने जस्टिस की, कम से कम उसकी आत्मा कहीं से कहीं दुआ देती होगी। नहीं जिन तो लोगों ने ट्वीट किया, जिन लोगों ने इसको आज उठाया, भले ही देर से उठाया हो, उन सभी लोगों के जो काम किए, जो लोगों ने काम किए हैं, उससे कहीं ना कहीं आनंद एजी का जीवन जो उसने समाप्त कर दिया, वो खाली नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं किसी ने तो उसको उठाया है, नहीं तो ये चिट्ठी ऐसी ही चली जाती आशीष, कोई इसका लोड भी नहीं लेता, तो उसका जीवन देना फालतू हो जाता। नहीं ये जो है ये तो संघ को जवाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल दे, और कल देना नहीं पड़ेगा। तो संघ के पाप के घड़े में अब ये इकट्ठा इतना आ गया है कि कहते हैं घड़ा भर गया, तो अब घड़ा घड़ा भर भर गया गया है, है। या तो घड़ा फूटेगा नहीं तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। वो खबर भाव बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह सुबह, तो सुबह सुबह ही खबर जो है निकाल के रखे थे, भाव नहीं खबर निकाली तब हम लोगों ने उसको किया था। तो सुबह सुबह जल्दी उठ करके भाव ने कल यही खबर चिन्हित की थी, और वो खबर सबसे इंपॉर्टेंट थी, हमने तब भी कहा था, आज भी कहा, सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी इस देश के लिए, क्योंकि इस देश में जिस इकोसिस्टम के आवरण में ये पूरा देश आ रहा है, आ रहा उस है, सिस्टम में अगर इतना इतना ज्यादा व्यभिचार है, व्यभिचार है, घिनौना हाँ, व्यभिचार, घिनौना, घिनौना व्यभिचार। तो फिर बहुत चिंतनीय है। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे, खबरें कई हैं, बड़ी खबरें हैं जो जरूरी है आपकी जानकारी तक लाना, तो हम फिर आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, फिलहाल इस कार्यक्रम में, कल विराम के बाद फिर अब आते हैं। नमस्कार। नमस्कार।